हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे 4 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर के बीच में जो भी इकोनॉमी के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे थे उनको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा जो मुद्दा है वो है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू के रिगार्डिंग। देखो, बहुत बार मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, बट क्विकली आपको ना मैं रेपो रेट दोबारा से बता देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन आते रहते हैं, तो एक बार क्विकली इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखो, रेपो का मीनिंग सिंपली क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि वो रेट जिसके ऊपर आरबीआई एक तरह से लेंड करता है बैंक्स को। बैंक मतलब कोई भी बैंक, मतलब जो हमारे अलग अलग बैंक्स होते हैं ना, तो बैंक्स को किस रेट पे लेंड किया जाता है उसको बोलते हैं रेपो रेट। अब अगर मान लो ये रेपो रेट मान लो 3% है, तो होगा क्या? बैंक को आसानी से लोन मिलेगा, बिल्कुल, और ये पैसा आगे आसानी से लोन में लोगों को दे पाएंगे। ठीक है, बेसिकली कम रेट्स के ऊपर, ठीक है, कम रेट्स के ऊपर लोगों को दे पाएंगे। पर अगर सोचो इसको मैंने बढ़ा के 3% की जगह कर दिया 5%, तो उससे क्या होगा? अब बैंकों के पास पैसा महंगे रेट पे आएगा, और बैंक जब किसी बाहर कस्टमर को लेंड करेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए भी लोगों के लिए लोन लेना मुश्किल हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, तो लोग क्या करेंगे? कम लोन लेने लगेंगे, राइट? तो रेपो रेट का सिंपल मीनिंग ये होता है, बाकी आप फर्दर चीजें यहां पर पढ़ सकते हो। ठीक है ना, तो इसी को बोलते हैं रेपो रेट। अब देखो, नोटिस करो, अब हुआ क्या है। आप सभी जानते हो अभी दुनिया में क्या है, थोड़ा इन्फ्लेशन ज्यादा देखने को मिल रही है। आपको मैं थोड़ा सा बताता हूं। देखो, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि हमारा जो आरबीआई है उसको मेंटेन करना होता है इन्फ्लेशन 4 ± 2। ठीक है ना, बेसिकली 2 से लेकर 6% के बीच में उनको मेंटेन करना होता है। पर अगर आप नोटिस करोगे, जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो हमें क्या देखने को मिली है? जो महंगाई, मुद्रास्फीति की जो दर है वो 6% से भी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, राइट? इसका मीनिंग क्या है? जो टारगेट था उसको एक्सीड किया जा रहा है। अब यहां पर अगर आप खुद जानते हो कि अगर महंगाई बहुत ज्यादा है, तो महंगाई को अगर कंट्रोल करना है तो वो कैसे करेंगे? वो इसी तरह से तो कर पाएंगे कि हमें क्या करना पड़ेगा? रेपो रेट को इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है ना? अब अगर आरबीआई महंगे रेट पे बैंकों को लेंड कर रहा है, अकॉर्डिंगली क्या होगा? लोगों के पास भी महंगे रेट पे पैसा पहुंचेगा। ठीक है, वो कम लोन लेंगे, राइट? अकॉर्डिंगली उससे क्या होगा? उससे जो डिमांड है मार्केट के अंदर, वो डिमांड नीचे आ जाएगी। ठीक है ना, जो बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ी हुई थी उसको हम कम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर देख सकते हैं। अभी आरबीआई ने इसलिए क्या किया है? 35 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.35% से इन्होंने इंक्रीज किया है रेपो रेट को। और ये थोड़ा सा क्या हो जाता है? ये हॉकिश हो जाता है। ठीक है ना, जब आरबीआई थोड़ा इस तरह से वर्क करे, जहां पर वो क्या करने की कोशिश कर रही है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, डिमांड को कम करने की कोशिश कर रही है, उसको क्या बोलते हैं हम? थोड़ा हॉकी स्टेटमेंट की। फ्यूचर में भी हम इस चीज में और जा सकते हैं। ठीक है, इसका उल्टा भी देखो, आप सभी जानते हो, अगर मान लीजिए मार्केट में डिमांड कम है और आरबीआई क्या करना चाहती है? डिमांड को इंक्रीज करना चाहती है, तो वो क्या करेगी? आरबीआई क्या करेगी? रेपो रेट को कट करेगी। ठीक है, उसमें कटौती करेगी, उसमें कमी लेकर आएगी, ताकि आसानी से लोगों के पास पैसा पहुंचे, वो डिमांड को इंक्रीज करे और ज्यादा चीजें को एक तरह से कंज्यूम करने की कोशिश करे। आई बात समझ में? तो जो रेपो का दरअसल में सीजन होता है ना, ये एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा लिया जाता है। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, क्योंकि हमारे ये जो इश्यूज थे, सप्लाई डिस्ट्रप्शन हो गया, रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से जो इश्यूज हमें फेस करने को मिल रहे थे, तो उनको टैकल करने के लिए ये चीज हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ठीक है, आप यहाँ पर देख भी सकते हो। देखो एक सेकंड, यहाँ पर नोटिस करो कि हमारी ना इन्फ्लेशन, मैंने आपको क्या बताया था? ये 6% से होनी चाहिए, 2 से लेकर 6% के बीच में। पर काफी लंबे टाइम से, स्पेशली मैं बात करूं 2022 का पूरा साल ही ना, हमारी जो इन्फ्लेशन थी वो 6% से ज्यादा थी। और इसी वजह से आप कंसिस्टेंटली देख सकते हो कि आरबीआई के द्वारा, बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा सजेस्ट किया गया है कि हम रेपो रेट को इंक्रीज करें ताकि इस चीज को हम इंश्योर कर पाए। आई बात समझ में? तो इसके साथ ही देखो, आप ये चीज भी नोटिस कीजिए कि रेपो रेट बढ़ने से हम इन्फ्लेशन को तो चलो कंट्रोल कर लेंगे, पर उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी तो है रेपो रेट बढ़ाने का। वो क्या है? हमारी डिमांड में कमी आएगी। डिमांड में कमी आएगी तो जीडीपी में रिडक्शन आ सकती है। बिल्कुल, इसी वजह से जो आरबीआई के द्वारा अब जीडीपी का फोरकास्ट किया जा रहा है कि आने वाले समय के अंदर जीडीपी कितनी तेजी से बढ़ेगी, उसमें भी कुछ कटौती आएगी। बेसिकली कहने का मीनिंग क्या है? हमारी इकोनॉमी जितनी तेजी से बढ़नी चाहिए थी उतनी तेजी से अब नहीं बढ़ पाएगी। रीजन क्या है? हम रेपो रेट को इंक्रीज कर रहे हैं ताकि हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाए। ठीक है ना, तो हमें एक तरह से मेंटेनेंस करनी होती है बिटवीन ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन। एक तरह का बैलेंस चाहिए होता है। बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन होगी ग्रोथ के साथ तो वो भी गलत है, पर दोनों को बैलेंस करके चलोगे तो दैट इज द बेस्ट अप्रोच, जो कि आरबीआई यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मैंने आपको बताया था, तो वो यही चीज होती है। यहाँ पर हमें 6 मेंबर देखने को मिलते हैं। 3 होते हैं हमारे आरबीआई की तरफ से, 3 गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। ये मिलकर तय करते हैं कि कितना हमारा रेपो रेट होना चाहिए। ध्यान रखना,
सिर्फ और सिर्फ जो रेपो रेट है ना, वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा डिसाइड किया जाता है। बाकी इसके अलावा जो भी और नंबर होते हैं, सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, पीएसएल के नॉर्म्स हो गया, कुछ भी इस तरह की चीजें, वो कौन डिसाइड कर लेते हैं? वो हमारे आरबीआई के गवर्नर साहब ही डिसाइड कर लेते हैं, शक्तिकांता दास जी। ठीक है ना। ये जो आरबीआई के 3 मेंबर्स थे, इनमें से एक कौन होते हैं? आरबीआई के गवर्नर साहब ही हमारे होते हैं, राइट। तो टोटल ये बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट को फॉलो करते हैं। कम से कम इनको 4 साल, 1 साल में 4 बार कम से कम मिलना ही होता है। इसके एक्स ऑफिशियल चेयरमैन कौन होते हैं? आरबीआई के गवर्नर। डिसीजन कैसे लिए जाते हैं? मेजोरिटी के द्वारा। मान लीजिए इनका जो भी स्टैंड था, मान लो जैसे ये 6 लोग है ना, 6 में से अगर 4 फेवर में वोट कर रहे हैं, 2 इसके अगेंस्ट में वोट कर रहे हैं, तो मेजोरिटी हम सुन लेंगे कि अच्छा मेजोरिटी इधर है, तो ये वाला डिसीजन सही है। पर अगर मान लो 6 में से कुछ इस तरह से टाई हो जाए, 3 इधर 3 उधर, तो होगा क्या? हमारे जो आरबीआई के गवर्नर साहब है ना, इनके पास एक तरह का क्या होता है? कास्टिंग वोट होता है। तो अगर इस तरह से हमें टाई देखने को मिलता है, फिर आरबीआई गवर्नर साहब एक तरह से नया वोट डालते हैं, कास्टिंग वोट डालते हैं। उसके बेसिस के हम ऊपर हम डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ अब हमारा डिसीजन किस डायरेक्शन में होगा। तो ये था अभी का मुद्दा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने क्या रिसेंटली चेंजेस किए रहे हैं, रेपो रेट समझ के क्यों बढ़ाया गया है 0.35%, तो वो आप समझ गए हो किस तरह से इन्फ्लेशन को टैकल करने की यहाँ पर बात चली जा रही है। ठीक है। जो पॉलिसी स्टैंस की मैंने बात करी, थोड़ा सा हॉकिश की तरफ आप मान सकते हो। यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, आने वाले टाइम के अंदर अगर आरबीआई एंड मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को लगेगा कि हाँ हमें और जरूरत है इसको इंक्रीज करने की, तो वो सारी पॉसिबिलिटीज डेफिनेटली खुली हुई हैं। आई बात समझ में? तो ध्यान क्या रखने वाली बात है, एक बार एक्चुअली ना यूपीएससी प्रीलिम्स में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्रोथ को हम किसके साथ एसोसिएट करते हैं? वो होती है इन्फ्लेशन के साथ। ठीक है। तो हमें दोनों के बीच में देखना पड़ता है कि ऐसा भी ना हो, इन्फ्लेशन और ग्रोथ के बीच में कैसे बैलेंस रखें। तो रेपो रेट उस हिसाब से तय करी जाती है। रेपो रेट इंक्रीज कर दोगे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी, रेपो रेट कम कर दोगे तो इन्फ्लेशन बढ़ सकती है उससे, बट ग्रोथ भी साथ साथ बढ़ेगी। तो ध्यान में रखना है कि दोनों के बीच में बैलेंस क्या करे, यही आरबीआई एंड मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम है। आई बात समझ में? ठीक है ना। तो मेंस के आंसर में अगर आपको जरूरत पड़ेगी ना, तो आप इन सभी डेटा को यूज कर सकते हो कि किस तरह से आरबीआई ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, वो सारी चीजें आप डेफिनेटली आंसर कर सकते हो। इवन हमारी देखो मेंटर्स गाइडिंग एक आंसर राइटिंग इनिशिएटिव भी है, मेगा विन करके। यहाँ पर क्या होता है कि आपको टोटल 15 टेस्ट दिए जाते हैं, उनके रिगार्डिंग आपको एक 1-to-1 मेंटरशिप भी हो जाती है, ताकि आपको पता लग पाए कि आपको जो आंसर्स लिखने हैं किस तरह से आपको लिखने हैं, क्या अप्रोच होनी चाहिए। हर पर्टिकुलर चीज की देखो अप्रोच अलग अलग होती है ना। अब पॉलिटी का आंसर काफी अलग होगा एज कम्पेयर टू इकोनॉमी के आंसर में, तो कैसी अप्रोच होनी चाहिए, क्या आप गलतियां कर रहे हो, कैसे उनको वर्क कर सकते हैं, वो सारी चीजें आपको इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर बता दी जाएंगी। ठीक है ना। तो इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप www.onlyis.in पर जा सकते हो। इन केस आपकी कुछ क्वेरीज हो तो आप इन नंबर पे जाके भी हमसे एड्रेस करवा सकते हो। आई बात समझ में? तो ये तो देखो हो गया सर पहला मुद्दा। चलते हैं हमारे दूसरे मुद्दे की तरफ, जो क्या है हमारा रेमिटेंसेस से संबंधित। अब इसको भी समझना जरूरी है, देखो समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो आप ये समझो कि ये रेमिटेंस जो वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होता है। देखो जो वर्ल्ड बैंक है ना, वो वर्ल्ड बैंक क्या बोलता है कि जो भी मान लीजिए कोई पर्सन है, मान लो, ठीक है, तो उस पर्सन के द्वारा, मान लो कि आपका कोई आप मान लो इंडिया में रहते हो, ठीक है, आपका कोई मान लो रिश्तेदार यूएस में रहता है, तो यूएस वाला बंदा जो है वो आपको कुछ पैसे वगैरह भेजता है, ठीक है, बेसिकली कुछ सम ऑफ मनी जो कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को भेजती है। आई बात समझ में? तो ये जो आपका यूएस में रिलेटिव बैठा है ना, ये आपको जो पैसे वगैरह भेज रहा है, अपनी फैमिली को पैसे भेज रहा है, इसी को बोल देते हैं हम क्या? रेमिटेंसेस। आई बात समझ में? तो इंडिया के केस में आप सभी जानते हो, देखो इंडिया में बहुत सारे लोग आपको यूएस में, यूके में, या फिर इवन जो गल्फ कॉपरेशन कंट्रीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यूएई हो गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया, बहरीन हो गया, सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर, कुवैत, ठीक है, इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में काम करते हैं। तो वहां से वो क्या करते हैं, कुछ पैसा अपने घर पे भी भेजते हैं, ठीक है, घर पे अपने डेफिनेटली पैसा भेजते हैं, राइट। तो ये जो पैसा इंडिया में आता है ना, ये पिछले साल था 89 बिलियन डॉलर के आसपास, ठीक है, 89 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास। अब 2022 में ये जो नंबर है, ये 100 बिलियन डॉलर को क्रॉस करने वाला है। ऐसा कौन बोल रहा है? ऐसा बोल रहा है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। वर्ल्ड बैंक की बेसिकली एक रिपोर्ट है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट के नाम से, ठीक है, उनकी एक रिपोर्ट, फर्दर एक रिपोर्ट आई है रेमिटेंसेस के ऊपर, तो उसमें उन्होंने ये बात करी हुई है कि इस तरह से इंडिया का इंक्रीज हुआ है ये रेमिटेंसेस, ठीक है। यहाँ पे आप रेमिटेंसेस की देख सकते हो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये बाहर से पैसा आ रहा है, ठीक है, ये पर इंडिया के केस में इतना बढ़ क्यों रहा है? देखो बढ़ इसलिए रहा है, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल बताता हूँ कि पहले तो देखो अब ना थोड़ा कोविड-19 के इम्पैक्ट से सारी दुनिया ही एक तरह से कह लो कि बाहर आ रही है, ठीक है। और एक्चुअल में अगर आप नोटिस करोगे ना, तो यूएस हो गया, यूके हो गया, इस तरह की अलग अलग कंट्रीज ने क्या किया कि कोविड-19 के इम्पैक्ट को टैकल करने के लिए इन्होंने बहुत सारे वहां पे इनिशिएटिव्स रन करे।
सर कैसे इनिशिएटिव्स, जैसे मान लो ना कि वहां के लोगों को दिक्कत आ रही थी, तो वहां पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ इंसेंटिव्स दिए, ठीक है ना, एक तरह से कि वहां जैसे जैसे इंडिया में भी देखो, आप जानते हो आत्मनिर्भर पैकेज आया, उसी तरह से यूएस यूके जैसी कंट्रीज ने क्या किया, वहां के लोगों के लिए कुछ पैकेजेस निकाले। अब उस पैकेज के बेसिस के ऊपर क्या हुआ, ये जो इंडिया के लोग वहां पे काम कर रहे थे यूएस यूके के अंदर, इनकी सैलरीज में इंक्रीमेंट देखने को मिला। अब वहां पे अगर वो ज्यादा कमा रहे हैं तो क्या होगा, वो अपने घर भी तो पैसा भेजेंगे, बिल्कुल, तो इस वजह से भी इंक्रीज हुआ। ऊपर से आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे कोविड-19 का इंपैक्ट इंडिया पर आया, बिल्कुल आया। तो देखो, जब भी आपके घर में मान लो यहाँ पे इंडिया में कुछ आपकी फैमिली को पैसे चाहिए, तो ये लोग क्या करेंगे, यूएस यूके वाले, ये अपनी फैमिली को और पैसा देंगे ताकि आप कोविड-19 के साथ अच्छे से लड़ पाओ। तो ये भी एक रीजन रहा कि वहां से पैसा यहाँ पर आ रहा था। इसके अलावा एक चीज नोटिस करने को मिली है, देखो पहले ना, वैसे अभी भी है, देखो यूएई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, इन कंट्रीज में भी इंडिया के लोग वहां पे जाके काम करते हैं। पर अभी थोड़े सालों के अंदर देखने को क्या मिला है कि इन पर्टिकुलर कंट्रीज में लोग कम जा रहे हैं, यूएई हो गया, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कुवैत, इनमें कम जा रहे हैं, और ज्यादा कहां पे जा रहे हैं, यूएस हो गया, यूके हो गया, इन डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अंदर। बेसिकली यहाँ पर यूएई सऊदी अरेबिया में लो स्किल्ड लेबर ज्यादा जा रही है, यहाँ पर कौन जा रहा है, हाई स्किल्ड। और हाई स्किल्ड वाले एरियाज के अंदर ना हमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट देखने को मिला है। अब ज्यादा लोग अगर हाई स्किल्ड वाले यूएस जाएंगे, यूके जाएंगे, तो उनको अच्छी खासी सैलरीज भी यहाँ पे मिलेंगी, अच्छे खासे पैसे मिलेंगे, तो वो क्या करेंगे, अपने घर पे उन पैसों को भेजेंगे एज अ रेमिटेंसेस। तो इस वजह से हमें देखने को मिला है कि रेमिटेंसेस इस तरह से हमारे यहाँ पे चेंजेस हुए हैं। इस वजह से हमने क्या किया हुआ है, $100 बिलियन को हमने क्रॉस किया है। आई बात समझ में? तो 12% से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इस साल हमें इंक्रीज देखने को मिला है। इसी वजह से है कि इन पर्टिकुलर कंट्रीज में इनकी सैलरीज का अच्छा खासा इंक्रीमेंट आया है, राइट। तो इस तरह से ना आप ये ना एक्चुअल में ना, एक तो यूपीएससी ने पहले प्रीलिम्स में भी पूछा हुआ है क्वेश्चन रिगार्डिंग रेमिटेंसेस, अदरवाइज मेंस के आंसर में भी ना कहीं ना कहीं इसको यूज कर सकते हो, कितना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है। बाहर से देखो, अगर आप नोटिस करो, ये लोग जो बाहर से पैसा भेज रहे हैं, होगा क्या, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, इंडिया के लोगों के हाथ में पैसा, बिल्कुल। इससे क्या करेंगे, वो कुछ पैसा स्पेंड करेंगे, कहीं ना कहीं खर्चा करेंगे, उससे हमारी जीडीपी इंप्रूव होती है, ठीक है, लोगों की डिमांड क्रिएट होगी, डिमांड क्रिएट होगी तो एम्प्लॉयमेंट आएगी, सारे बेनिफिट्स यहाँ पे आप देख सकते हो। इवन देखो ऐसा भी है काफी साल ना, जो बाहर से हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, आप एफडीआई जानते हो ना, बाहर से जो पैसा आता है एफडीआई के फॉर्म में, कई बार रेमिटेंसेस हमारे उससे भी ज्यादा आते हैं। तो इस तरह से रेमिटेंसेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन जाता है। अगर मैं आपको बताऊं ना, तो दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस पता कहां पे आते हैं, वो इंडिया में ही आते हैं। इंडिया टॉप मोस्ट है, ठीक है, आप देख सकते हो, यूएस हो गया, यूके हो गया, हर जगह आपको इंडियंस मिल जाएंगे, तो वो घर पे पैसा भेजते हैं, इसलिए इंडिया टॉप मोस्ट पोजीशन पे है। दूसरे पे कौन आ जाता है, मैक्सिको, ठीक है, तीसरे पे आ जाता है चाइना। तो ये आपको ऑर्डर थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि अच्छा टॉप 5 रेमिटेंसेस की या टॉप 3 रेमिटेंसेस कंट्रीज रेमिटेंसेस जो रिसीव करती हैं वो कौन सी हैं। आई बात समझ में? तो ये हो गया हमारा रेमिटेंसेस के रिगार्डिंग, मतलब थोड़ा सा डेटा आपको जानना था, मीनिंग पता होना चाहिए था, उतने में क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे तीसरे मुद्दे की तरफ, जो क्या है, मिलेट्स के ऊपर। अब देखो ना, मिलेट्स मैंने क्लासेस के अंदर भी आपके साथ बहुत बार डिस्कस किया हुआ है और काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन जाता है। देखो अभी दरअसल में हुआ क्या, प्रधानमंत्री जो मोदी जी थे ना, उन्होंने रिसेंटली बात करी कि जो दुनिया में ना आज के टाइम पर फूड सिक्योरिटी का एक मेजर कंसर्न है। दरअसल में ना एक जो एफएओ है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इनके द्वारा एक बेसिकली ना स्टार्टिंग करी गई किसकी, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023। 2023 जो है ना, 2023 का साल, इसको बोला गया है क्या, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। वहां की स्टार्टिंग सेरेमनी जब थी ना, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बात करी कि मिलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, आप जानते हो हर साल 21 जून को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। ये पूरे इंटरनेशनली मनाया जाता है, सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही, पूरी दुनिया में मनाया जाता है। पता है क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जाके बोला था यूएन के अंदर कि योगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको एज ए इंटरनेशनल डे की तरह हमें मनाना चाहिए, कि इंपॉर्टेंट डे होना चाहिए। और तब से देखो योगा कितना इंपॉर्टेंट हो गया। उसी तरह से इंडिया ने एक प्रपोजल दिया था, क्या प्रपोजल था, कि भैया ये 2023 का साल है ना, इसको एज एन इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की तरह सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। अब दुनिया ने इंडिया की बात मानी और जो 2023 का साल है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स का साल है। आई बात समझ में? तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारी गवर्नमेंट कंसिस्टेंटली बहुत सारे स्टेप्स ले रही है मिलेट्स को प्रमोट करने के लिए। तो आपके एग्जाम के लिए, चाहे आप प्रीलिम्स की बात कर लो चाहे मेंस की बात कर लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं हो जाता है। तो इसलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। देखो पहले तो समझो कि भैया ये मिलेट्स होते क्या हैं। देखो इंग्लिश में भी इनके कुछ वर्ड्स हैं, सोरगम हो गया, पर्ल मिलेट हो गया, फिंगर मिलेट, ये सारे आप ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हो। पर इन जनरल अगर मैं आपको बात करूं, तो मिलेट बेसिकली एक तरह की क्या होती है, ग्रास क्रॉप होती है,
जिसके सीड्स को हार्वेस्ट किया जाता है या तो ह्यूमन के लिए या फिर एनिमल्स के लिए। ठीक है, मिलेट्स का एक्चुअल में डेफिनेशन यही है। यहाँ पर आप देख सकते हो ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। और स्पेशली ना ये कुछ पर्टिकुलर एरियाज हैं जहां पर आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। जैसे आपको बाजरा राजस्थान में अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, ज्वार जो है आपको महाराष्ट्र में अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। जब मैं बात करता हूँ रागी की, तो रागी आपको कर्नाटका वाले एरिया में काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। तो ये सारे क्या हैं, कुछ मेजर प्रोड्यूसर्स हैं मिलेट के कॉरस्पॉन्डिंग। अब देखो मिलेट्स के ना बहुत सारे फायदे हो जाते हैं, मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। पहली बात तो ये रियलाइज करो कि इनको ना बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है। समझते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ना, जैसे आप राइस को देखो, आप शुगर को देखो। ठीक है, शुगर केन को अगर आपको ग्रो करना है तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए, सिर्फ बहुत सारा पानी चाहिए और अच्छी खासी फर्टाइल सॉइल चाहिए, चाहिए ना, बिल्कुल यस। पर यहाँ पर जब मिलेट्स की बात होती है, आप ज्वार बाजरा रागी किसी की भी बात कर लो, तो अगर सॉइल बहुत ज्यादा फर्टाइल नहीं भी है ना, तब भी चल जाता है, तब भी ये अच्छे भले ग्रो हो जाते हैं। अगर पानी की अवेलेबिलिटी नहीं भी है, बारिश कम ज्यादा भी होती है, ठीक है, कम बारिश भी हुई है तो भी कोई दिक्कत वाली नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा इरिगेशन की रिक्वायरमेंट है, नहीं। अगर बहुत ज्यादा गर्मी भी हो जाए तब भी उसमें ग्रो हो जाते हैं। अभी देखा ना राजस्थान के अंदर हम क्या उगा रहे थे, ठीक है, बाजरा वगैरह अच्छा खासा ग्रो होता है वहां पे, तो इंटेंस हीट के अंदर भी ग्रो हो जाते हैं। बाकी शॉर्टर ग्रोइंग सीजन है, बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगता इनको ग्रो होने के अंदर। तो इस तरह से हमारे किसानों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो जाता है। पर उसी तरह से देखो हमारे लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। किस तरह से, इनमें ना बहुत सारे न्यूट्रिशनल वैल्यूज होती हैं। जैसे हम कई बार डिस्कस नहीं करते, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल फोलिक एसिड हो गया, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इस तरह के अलग अलग जो भी हमें चीजें चाहिए होती हैं वो यहाँ पर हमें प्रॉपरली मिल जाती हैं। फाइबर कंटेंट इनमें काफी अच्छा होता है, तो कॉन्स्टिपेशन जैसी दिक्कतें को हम सॉल्व कर सकते हैं। बाकी देखो इनको स्टोर करने में भी ज्यादा दिक्कत नहीं आती, आसानी से 2 या 2 सालों के ज्यादा भी ना इनको स्टोर किया जा सकता है। बाकी हेल्दी डाइट है, ठीक है ना। बाकी देखो जैसे मैंने डिस्कस किया ना, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को भी रिस्टोर करती है। राइस और जब शुगर की बात कर रहा था, तो वो तो सॉइल की फर्टिलिटी को नेगेटिवली इंपैक्ट करती हैं। पर यहाँ पर जब हम मिलेट्स ग्रो करते हैं तो फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इंप्रूव होती है। उसके साथ ही हमारे जो देखो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने क्लियरली बोला हुआ है कि बाकी कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशन बनाने के लिए जो मिलेट्स है ना, हम उनको एज अ सॉफ्ट पावर की तरह यूज कर सकते हैं। देखो आप जानते हो, देखो रशिया और यूक्रेन की जब बात करें तो अच्छा खासा ना वीट प्रोडक्शन ये दोनों कंट्रीज करती हैं। पर यहाँ पर तो ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है दोनों के बीच में। तो दुनिया में काफी सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर वीट नहीं पहुंच पा रही, जहां जिन कंट्रीज को ये वीट एक्सपोर्ट कर रहे थे वहां पर वीट नहीं पहुंच पा रही। तो इंडिया में अगर मिलेट्स के ऊपर अच्छे से काम करे तो मिलेट्स एक तरह के सब्स्टिट्यूट की तरह वर्क कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली दूसरी कंट्री के साथ हम अपने रिलेशनशिप को भी इंप्रूव कर सकते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर जी का मानना है। ठीक है ना। उसके अलावा देखो हेल्थ बेनिफिट्स देखने चाहो ना, तो पूरे मैंने यहाँ पे लिख सकते हैं कि वेट लॉस में कैसे हेल्प कर रहा है, ठीक है, स्लीप में आपका हेल्प कर देता है, और भी जो इश्यूज होते हैं कहीं ना कहीं कैंसर, कोलोन कैंसर हो गया, डायबिटीज को कंट्रोल करने के अंदर, तो इस तरह की प्रॉब्लम से हमें ये बचा सकता है। बाकी आज के टाइम पे आप नोटिस करते हो हमारा सबका, देखो लाइफस्टाइल आप नोटिस करो, हमारा लाइफस्टाइल कैसा है। लाइफस्टाइल ये है हमारा आजकल कि हम एक्सरसाइज वगैरह कम करते हैं, एक ही जगह पे बैठे रहते हैं सारा दिन, मतलब ना ज्यादा उठक बैठक नहीं होती, ठीक है ना, इधर उधर हम ज्यादा चलते फिरते नहीं है। तो ऐसे लाइफस्टाइल के लिए ना मिलेट्स हमारे लिए एक बहुत अच्छा चीज हो सकते हैं, ताकि हमारा देखो ओबेसिटी भी ना आए, हम ज्यादा ज्यादा पेट ना बढ़े, ठीक है ना, हमारा ज्यादा मोटे ना हो जाए। तो वहां पर मिलेट्स एक काफी अच्छी तरह से एक ऑल्टरनेटिव की तरह एक्ट कर देता है। बाकी नर्वस सिस्टम के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो इस तरह पे आप नोटिस कर सकते हो कि मिलेट्स के हर जगह से ही बेनिफिट्स है, चाहे वो इकोनॉमी परस्पेक्टिव से देख लो, चाहे आप इन्वायरमेंट परस्पेक्टिव से देख लो, चाहे आप एग्रीकल्चर के परस्पेक्टिव से देख लो, चाहे गवर्नमेंट के परस्पेक्टिव से देख लो। तो इस तरह से मिलेट्स को प्रमोट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इंडिया ने देखो फिर किया भी है, जैसे मैंने आपको क्या बताया, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 जो हम मना रहे हैं ना, वो प्रपोजल इंडिया का ही है, ठीक है ना, इंडिया के ने ही प्रपोजल दिया था। 72 से भी ज्यादा कंट्रीज ने इसको एक्सेप्ट किया। फिर यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने तय किया कि भैया 2023 को हम क्या करेंगे, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की तरह सेलिब्रेट करेंगे। उससे पहले इंडिया ने अपने यहाँ पर ही नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2018 को सेलिब्रेट किया हुआ है। बाकी ना देखो कई बार ना ऐसे हमें लगता है कि ना सुनने में अच्छे नहीं है सर ज्वार बाजरा रागी, तो हमने ना इनको थोड़ा, इनकी मार्केटिंग बेहतर करने की कोशिश कर रही है, इनको सुपर फूड की तरह ब्रांड किया जा रहा है, इनको न्यूट्री सीरियल्स की तरह प्रमोट किया जा रहा है। ऊपर से जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, हमने पिछले सेशन के अंदर एनएफएसए को काफी अच्छे से डिस्कस भी किया था, इसके रिगार्डिंग मेंस का क्वेश्चन भी देखा था, तो उसके अंदर भी हमने मिलेट्स को इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है ना, इंटेंसिव मिलेट प्रमोशन। तो इस तरह की बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही हैं, बहुत सारा गवर्नमेंट का फोकस है। अभी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी इसका डिस्कशन हुआ है, इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने भी इसको डिस्कशन किया हुआ है।
ठीक है, जब इतनी सारी चीजें जब हो रही हैं, ऊपर से 2023 जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, तो आपको क्या नहीं लगता कि क्वेश्चन नहीं आएगा? बिल्कुल आ सकता है, या तो प्रीलिम्स में आएगा या फिर मेंस में, इंटरव्यू में भी आ सकता है, जो लोग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। तो मेक श्योर कि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ो। इसीलिए ना मैंने थोड़ा डिटेल में इसको डिस्कस किया, रीजन बीइंग कि जहां से पॉसिबिलिटी है ना क्वेश्चन की, वो हमें डेफिनेटली मिस नहीं करना। आई बात समझ में? ठीक है, चलते हैं अगले मुद्दे की तरफ। देखो दरअसल में ना जो अगला जो मुद्दा है, वो एक बहुत ही इंडिया के फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है ना, वाई के अलग जी। उनकी रिसेंटली ना डेथ हुई है, उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा हमें डिस्कशन करना पड़ेगा। देखो रीजन पता क्या है, अगर आप जीएस पेपर 3 मेंस का सिलेबस देखोगे, उसमें ना कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज की बात करी गई है कि इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज के बारे में भी आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। ऑल्दो थोड़ा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ लिंक्ड है, पर इकोनॉमी के रिगार्डिंग में जैसे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का हमने क्वेश्चन देखा हुआ है, तो इस तरह से थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि इनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है और इनका कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज्यादा रहा है इकोनॉमी की फील्ड के लिए। हमें एक बेसिक आइडिया इनके रिगार्डिंग होना चाहिए, ठीक है ना। देखो आप सभी जानते हो, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आप सभी ने जब, अगर आपने पॉवर्टी वाला चैप्टर आपका हो चुका है, तो आपने अलग कमेटी के बारे में सुना होगा। एक्चुअली वही बाई के अलग जी हैं, ठीक है ना। 1979 के अंदर ना इन्होंने बताने की कोशिश करी कि भैया कौन पॉवर्टी लाइन से नीचे है। हम डिस्कस करते हैं ना पॉवर्टी लाइन, ठीक है। पॉवर्टी लाइन से एक होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, एक होता है अबव पॉवर्टी लाइन। तो पॉवर्टी लाइन को ही एस्टिमेट करने की इन्होंने बात करी कि अच्छा कौन गरीब है और कौन गरीब नहीं है। तो इन्होंने जो डिस्कशन किया था ना उस टाइम पे, वो अडल्ट डेली कैलोरी इनटेक के बेसिस के ऊपर किया था, कि एक पर्सन कितनी कैलोरी को रोजाना इनटेक करता है उसके हिसाब से। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने बात करी कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर अगर कोई पर्सन 2400 कैलोरी से कम कैलोरी को इनटेक करता है, तो वो गरीब है, बेसिकली वो बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर आएगा। सिमिलरली अर्बन एरिया के अंदर 2100 कैलोरी के लिए इन्होंने नंबर दिया, ठीक है ना। तो इनका मेथड क्या था? कैलोरी इनटेक मेथड। तो ये वाला मेथड देखो काफी इन्होंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था 1979 के अंदर। बाकी इसके अलावा ना देखो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो गया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वाइस चांसलर भी रहे हैं, अलग अलग जगह पे इन्होंने इकोनॉमिक्स भी डिस्कशन करी हुई है, ठीक है। ये मेंबर ऑफ राज्यसभा भी थे, ठीक है। तो इस तरह से इनका कॉन्ट्रीब्यूशन काफी इंपॉर्टेंट रहा है। एज अ यूनियन मिनिस्टर भी इन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को आगे लेके जाने के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम किया हुआ है। आप लोग ना वो सारे पढ़ते हो, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, सीएसीपी, जो एक तरह से क्या बताता है, जो एमएसपी कितना होना चाहिए उसको रिकमेंड करता है। बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर ये ऑफिस है, बेसिकली कमीशन है, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस। तो अपने टाइम के अंदर इन्होंने, इसका नाम ना पहले कुछ और होता था, इसका पहले नाम होता था एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। तो उसके भी जो प्रोफेसर योगेंद्र कुमार योगेंद्र के अलग है, तो ये उनके हेड भी रह चुके हैं, बेसिकली उन्होंने इस चीज को हेड भी किया हुआ है। बाकी प्लानिंग कमीशन टास्क फोर्स, ठीक है ना, उसके भी हेड रह चुके हैं। तो इस तरह से हमें थोड़ा सा इसका आइडिया होना चाहिए कि इनका कॉन्ट्रीब्यूशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। नर्मदा नदी के ऊपर जो ना सरदार सरोवर मल्टीपर्पज डैम प्रोजेक्ट है, उसके रिगार्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट काम इनका रहा है। तो इस तरह से इनका काम काफी एक्सटेंसिव रहा है। जीएस 3 मेंस के अंदर ये टॉपिक है आपका छोटा सा, और क्योंकि अलग जी अभी न्यूज में रहे हैं, तो एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि इनके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है जी। चलते हैं अगले मुद्दे की तरफ, और अगला मुद्दा बिल्कुल ही छोटा सा मुद्दा है। देखो आप सभी जानते हो डिजिटल, ठीक है ना, डिजिटल डिवाइड के बारे में। तो अभी अभी क्या हुआ है, जो जब मैं बात कर रहा हूं इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट, ये वाली जो रिपोर्ट है, ये ऑक्सफैम इंडिया, ठीक है। ऑक्सफैम के बारे में हम डिस्कशन करते रहते हैं ना कई बार, कि ऑक्सफैम किस तरह से बताती है कि कितने अमीर हैं कितने गरीब हैं, अमीरों के पास कितना ज्यादा पैसा है एज कम्पेयर टू गरीबों की, टॉप 1% के पास कितना पैसा है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करते रहते हैं, बिल्कुल। तो अभी अभी ना इन्होंने डिजिटल डिवाइड के ऊपर एक रिपोर्ट निकाली है, इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट। तो यहाँ से हमें ना कुछ इंपॉर्टेंट डेटा मिलेगा। ये डेटा आप अपने मेंस के आंसर में कोड कर सकते हो, कभी भी आपको डिजिटल इनइक्वालिटी का कोड करना हो। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ी चीजें बता देता हूँ। देखो इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप नोटिस करो, इन्होंने क्या बोला है कि इंडिया में ना लगभग 60% मैन के पास मोबाइल फोन है, पर ऑन द अदर हैंड वुमेन कितनी है, सिर्फ 32% वुमेन के पास मोबाइल फोन है। तो ये यहाँ पे इन्होंने क्या बात करी है, जेंडर इनइक्वालिटी की बात करी है। ऊपर से अगर ये देखना हो ना कि कौन सा मोबाइल फोन लेना है, इसका डिसीजन कौन लेता है, तो इसका डिसीजन मोस्टली इन्होंने नोटिस किया है कि मेन के द्वारा डिसीजन ये चीजें ली जाती हैं। उसके साथ ही एक चीज और नोटिस करो, इन्होंने ये भी नोटिस किया कि अगर एक नोटिस करो कि मेन और वुमेन के पास किस तरह का फोन है, तो इन्होंने ये देखा कि मेन के पास ना, अगर मान लीजिए अगर 10,000 रुपए का फोन है ना, तो वुमेन के पास शायद 6,000 रुपए का फोन होगा। तो इस तरह से काफी ना हैंडसेट की किस तरह की क्वालिटी है, वो भी यहाँ पे नोटिस करने को मिला है, कि यहाँ पर हमें इसके अंदर भी नोटिस करने को ये चीज चेंजेस देखने को मिल जाते हैं कि कितना ज्यादा इंपैक्ट है। ऊपर से इन्होंने ये भी बात करी है कि जो डिजिटल पेनिट्रेशन है, वो महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा है, वेयर एज बिहार के अंदर ये चीज सबसे कम है।
राइट। साथ में ही अर्बन वर्सेस रूरल डिवाइड भी इन्होंने दिखाया है। वो कैसे सर? अर्बन एरियाज के अंदर नियरली 67% के पास इंटरनेट है। ऑन द अदर हैंड जब मैं बात करता हूँ रूरल एरियाज की, तो सिर्फ और सिर्फ 31% ऐसे हैं रूरल एरियाज के अंदर जिनके पास इंटरनेट का एक्सेस है। और कोविड 19 का इम्पैक्ट भी इन्होंने डिस्कस किया है कि कोविड 19 के इम्पैक्ट की वजह से रूरल एरियाज के अंदर जो कंप्यूटर डिवाइसेस का यूजेज है ना, उसमें एक कटौती हुई है। तो काफी सारे इश्यूज यहाँ पे इन्होंने डिस्कस किए हैं, चाहे वो मेल वर्सेस फीमेल का होगा, अर्बन वर्सेस रूरल का हो गया, ठीक है ना, तो इस तरह से, या फिर महाराष्ट्र वर्सेस बिहार का, इन्होंने इस तरह से स्टेट वाइज डिफरेंसेस हमें यहाँ पे बताने की कोशिश करी है, किस तरह से हमें अलग अलग क्षेत्रों के अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरह का डिजिटल डिवाइड देखने को मिल जाता है। साथ में ही इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन भी दी है कि भैया इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। उसके अंदर इन्होंने बात करी है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे प्रधानमंत्री जी का एक आप जानते हो पीएम वाणी, ठीक है, वाईफाई एक्सेस नेटवर्क, ठीक है, तो उसकी इन्होंने बात करी है कि हमारे ना ओपन एक तरह से इंटरनेट अवेलेबिलिटी को बढ़ाया जाए पब्लिकली, ठीक है, पब्लिक वाईफाई हो आसानी से, उनके एक्सेस पॉइंट आसानी से मिल जाए, ताकि जिसको भी एक्सेस करना हो प्रॉपरली वाईफाई को एक्सेस कर पाए। बाकी इन्होंने बात करी है ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म की, अगर किसी ना किसी को कोई दिक्कत आती है, कोई शिकायत आती है, तो कैसे उन कंप्लेंट्स को हैंडल करना है वो भी बात करी जाए। एक तरह के कैंप लगाए जाए। कैंप कैसे? जैसे मान लो किसी रूरल एरिया में जाके एक कैंप लगाया गया, इस कैंप में ये बताया जाए कि भैया डिजिटल लिटरेसी का मीनिंग क्या होता है, लोगों को जागरूक कराया जाए डिजिटल लिटरेसी के रिगार्डिंग। डिजिटल पंचायत, पंचायत को डिजिटलाइज किया जाए, जो ग्रामीण स्कूल हैं उनको डिजिटलाइज किया जाए। तो इस तरह की बातें यहाँ पे इनके द्वारा करी गई हैं, ऑक्सफैम इंडिया के द्वारा, जिनके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज करी गई, इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022। आई बात समझ में? प्रीलिम्स के लिए ये ध्यान रख लेना कि किसने ये रिपोर्ट निकाली है। बाकी जो फैक्ट्स मैंने आपको डिस्कस किए वो आप डेफिनेटली अपने मेंस के अंदर अच्छे से बता सकते हो, ठीक है ना। तो ये थे आज के हमारे जो आर्टिकल में आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। अब हम मूव करेंगे, जो हमने पिछली बार क्वेश्चन दिए थे उनको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। दोस्तों डिस्कशन को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए पिछले हफ्ते मैंने आपको 3 एमसीक्यूज दिए थे। पहला क्वेश्चन था रिगार्डिंग इंपोर्ट कवर, एंड मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन द क्वेश्चन एज करेक्ट, ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा। देखो इंपोर्ट कवर क्या होता है, एक तरह से ना ये बताता है कि कितने महीनों के लिए, नंबर ऑफ मंथ्स, कि आपका जो भी नेशनल बैंक है, जैसे मान लो आरबीआई है, तो आरबीआई के पास जो भी मतलब जितना भी इंपोर्ट होने वाला है ना, उसके रिगार्डिंग कितना फॉरेक्स रिजर्व पड़ा हुआ है। समझने की बात करो। जैसे मान लो आप बहुत कुछ इंपोर्ट करते हो, हमारी कंट्री अलग अलग चीजें इंपोर्ट करती है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें, राइट। आरबीआई के पास कुछ ना कुछ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़े होते हैं। अब ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़े हुए हैं, ये कितने महीनों के लिए जो इंपोर्ट है, जो डिफरेंट चीजों का हम इंपोर्ट करने वाले हैं, कितनों महीनों तक उनको कवर कर सकते हैं, उसी का नाम है इंपोर्ट कवर। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ एक्सपोर्ट दैट कुड बी पेड बाय कंट्रीज इंटरनेशनल रिजर्व। जितने भी फॉरेक्स रिजर्व पड़े हुए हैं ना हमारे आरबीआई के पास, उसके थ्रू हम कितने महीनों के लिए इंपोर्ट ऑफ गुड्स करवा सकते हैं, इसका सिंपल सा मीनिंग है इंपोर्ट कवर। आई बात समझ में? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, ठीक है, मैं साल लिखना भूल गया यहाँ पे, पर ये है यूपीएससी में पूछा गया है। उसी तरह से ये भी क्वेश्चन दिया था। देखो यहाँ पर भी ना आप में से कुछ लोगों ने ठीक भी दिया है, कुछ लोगों ने थोड़ी बहुत गड़बड़ भी करी है, बट डोंट वरी, आज मैं समझा दूंगा, फिर दिक्कत नहीं आएगी। देखो समझने की कोशिश करो, हमारी इकोनॉमी के अंदर ना बेसिकली 2 तरह के सेक्टर हो सकते हैं। एक होता है रियल सेक्टर, एक होता है फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल का क्या मतलब? देखो वो कोई चीज जो रियल नहीं ना हो, दैट इज फाइनेंशियल, ठीक है, नाम है इनके। तो सर रियल सेक्टर में क्या क्या आता है? देखो रियल सेक्टर के अंदर वो सारी चीजें आती हैं जो कहीं ना कहीं हमारे इकोनॉमिक आउटपुट हो गया, या फिर हमारी जीडीपी के लिए किस तरह से वो वर्क करती हैं। जैसे एग्जांपल समझो, मान लो कोई किसान है, अब किसान अपनी जो भी अपनी फसलें हैं उनको हार्वेस्ट करता है, या फिर कोई इंडस्ट्री उनको इकोनॉमिक आउटपुट के अंदर क्रिएट करती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें क्या हैं, यहाँ पर सारी चीजें हमारी इकोनॉमी के सस्टेनेंस के लिए जरूरी है। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं रियल के अंदर, सॉरी। और फाइनेंशियल के अंदर आप जानते ही हो कि जो भी फाइनेंशियल के साथ डील करता है वो फाइनेंशियल के अंदर आ गया, बाकी रियल के अंदर आ गया। तो 2 इस तरह से सेक्टर अलग से डिवाइडेड है, एक रियल हो गया, एक फाइनेंशियल। अब यहाँ पर अगर आप स्टेटमेंट देखोगे, स्टेटमेंट 3 और स्टेटमेंट 4, यहाँ आपको क्या लिखा है? कमर्शियल बैंक लेंडिंग मनी टू अ ट्रेडिंग कंपनी। भैया ये तो फाइनेंशियल सेक्टर में आएगा ना, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। उसी तरह से कॉर्पोरेट बॉडी इशूइंग रुपए डिनोमिनेटेड ओवरसीज, ये भी भैया फाइनेंशियल सेक्टर में आ रहा है। तो स्टेटमेंट 3 और 4 तो हो नहीं सकती, सीधा आंसर आ गया ऑप्शन ए 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 बिल्कुल ठीक आंसर है, ठीक है। 3 और 4 फाइनेंशियल सेक्टर का पार्ट है, नॉट अ पार्ट ऑफ रियल सेक्टर। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखना कि जो फाइनेंशियल नहीं है वो रियल है। आई बात समझ में? इतना पता है तो आसानी से आगे आने वाले टाइम में कोई क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे। फिर एक ये वाला क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, जीडीपी डिफ्लेटर का। अब यहां पर मैंने नोटिस किया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ना गड़बड़ करी है। समझाता हूं, देखो पहले तो जीडीपी डिफ्लेटर समझने की कोशिश करते हैं। देखो जीडीपी डिफ्लेटर ना दरअसल में
हमें इन्फ्लेशन का एक आइडिया देता है, कितनी महंगाई, कितनी मुद्रास्फीति क्या चल रही है, वो सारी चीजें। ध्यान में रखना जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला वो क्या होता है, ये होता है जीडीपी एट करंट प्राइसेस डिवाइडेड बाय जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। जिनको ये सारी चीजें नहीं ना पता कि करंट प्राइस क्या है, कांस्टेंट प्राइस क्या है, वो पिछले हफ्ते वाला एक बार वीडियो देख लेना, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था करंट क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। और जिनको पता है बहुत बढ़िया, तो इसी को बोलते हैं करंट बाय कांस्टेंट, जीडीपी दोनों को कैलकुलेट करना। अब इसके बेसिस पे आप जानते हो क्या पता लग जाएगा, इसके बेसिस पे नीचे हमने कांस्टेंट लिया हुआ है, ऊपर हमने करंट प्राइस को लिया हुआ है, उसके बेसिस पे हमें ना ये चीज आइडिया लग जाता है कि हाँ अब हमारे इन्फ्लेशन किस डायरेक्शन में जा रही है। हमारे पास आप जानते हो और भी बहुत सारी चीजें होंगी, होलसेल प्राइस इंडेक्स हो गया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो गया, इस तरह की अलग अलग चीजें होती हैं। पर जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला इस तरह से होता है। आई बात समझ में? ध्यान में देने वाली बात क्या है कि जीडीपी डिफ्लेटर है ना, इसको क्वार्टरली बेसिस के ऊपर पब्लिश किया जाता है, 3-3 महीने के बाद। समझ आई पॉइंट? तो ये चीज हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब एक चीज अगर आपने पढ़े हो डब्ल्यूपीआई और सीपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो आप जानते हो यहां पर क्या होता है, हमारे पास ना एक बास्केट ऑफ गुड्स होती है। एक बास्केट को हम लेते हैं कि अच्छा इन पर्टिकुलर गुड्स का या इन पर्टिकुलर सर्विसेज का, अगर मैं सीपीआई की बात करूं, उनका पर्टिकुलर हम देखते हैं क्या चेंजेस आए। पर जब मैं बात करता हूं जीडीपी डिफ्लेटर की, यहां पर जीडीपी के अंदर जितने भी हमारी इकोनॉमी के अंदर, हमारी जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी चीजें हो रही हैं, वो सारी की सारी इंक्लूड हो जाती हैं। तो ध्यान में रखने वाली बात क्या है, डब्ल्यूपीआई सीपीआई के अंदर एक तरह की बास्केट होती है, पर जीडीपी डिफ्लेटर में बास्केट नहीं होती। देखो जीडीपी में कुछ बास्केट थोड़ी होती है, जीडीपी में तो आप सारी चीजें इंक्लूड कर रहे हो जो भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आती हैं। ठीक है, थोड़ा स्टैटिक बेस ज्यादा क्वेश्चन था, तो इसलिए आप देखो यहाँ पर ना मंथली बेसिस लिखा था, तो मंथली नहीं भैया, ये क्वार्टरली होता है, इसलिए स्टेटमेंट 1 गलत है। और सिर्फ फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स को करता है, नहीं, वो डब्ल्यूपीआई सीपीआई के अंदर होता है, यहां पर नहीं होता जीडीपी डिफ्लेटर के अंदर। तो स्टेटमेंट 2 भी गलत है। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, नीदर 1 नॉट 2। बहुत लोगों ने गड़बड़ करी है। एक बार देखो कॉन्सेप्ट में अगर कोई दिक्कत है, एक बार दोबारा गो थ्रू करो इस जीडीपी डिफ्लेटर को। मुश्किल नहीं है टॉपिक ये, ठीक है, बट समझ आना चाहिए तो आसानी से कर सकते हो। अब एक ना मैंने नोटिस किया, नीचे आप में से किसी ने कमेंट सेक्शन में लिखा था, ठीक है, केयूर जी ने, इन्होंने बाकी दोनों के आंसर चलो ठीक दिए, पर तीसरा क्वेश्चन का ना इन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है। इन्होंने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, और यहाँ पे इन्होंने लिख भी दिया कि क्वार्टरली है, पर तब भी ना ये क्वेश्चन में नोटिस नहीं कर पाए कि यहाँ पर मंथली लिखा हुआ है। कई बार ना ये भी गड़बड़ होती है, हमें पता होता है कि हाँ जीडीपी डिफ्लेटर किस तरह से करते हैं, वो सारी चीजें हमें आइडिया होता है, पर जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ते टाइम हम उनको गड़बड़ कर देते हैं, जैसा कि यहाँ पर ये केयूर जी के द्वारा हुआ भी है। तो आप लोगों को इंश्योर करना है कि हर एक वर्ड को ध्यान से समझो कि क्या लिखा हुआ है, तो एक एक वर्ड अगर हमारे दिमाग में रहेगा ना, तो उस बेसिस पे हम कभी गड़बड़ नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। तो आगे से ध्यान रखना, ठीक है, इस तरह की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं जो मेंस का क्वेश्चन मैंने पिछली बार दिया था, ठीक है, 2017 का क्वेश्चन है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। आप में से काफी सारे लोगों ने इसका आंसर भी किया है, मैं उसको डिस्कस भी करूंगा अभी 5-7 मिनट में, तो उसको भी समझेंगे। तो यार देखो, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। तो पहली बात तो हमें ये चीज लिखनी पड़ेगी कि भैया इंक्लूसिव ग्रोथ होती क्या है, इसके क्या क्या सेलिएंट फीचर्स है, हमें ये लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या इंडिया के अंदर इस तरह की ग्रोथ हो रही है, नहीं हो रही, क्या इंडिया के अंदर इंक्लूसिव ग्रोथ है या नहीं है। फिर उसके बेसिस पे हमें तीसरा चीज है कि हमें कुछ मेजर सजेस्ट करने हैं इंक्लूसिव ग्रोथ के। आई बात समझ में? थोड़ा सा पहले समझने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या बताया, पहले हम क्या करेंगे, इसकी एक इंट्रोडक्शन लिखेंगे जहां पर क्या होना चाहिए, इंक्लूसिव ग्रोथ की डेफिनेशन, फिर आ जाएंगे उसके फीचर्स के ऊपर, ठीक है। तो पहले इंट्रो, फिर दूसरा हो जाएगा फीचर्स, फिर उसके बाद तीसरी चीज क्या लिखेंगे, उसके बाद हमने इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि क्या इंडिया में ये ग्रोथ हो रही है, नहीं हो रही। यहां पर ध्यान दो, यहां पर दो एस्पेक्ट बनेंगे। एक एस्पेक्ट ये बताओगे आप कि हाँ इंडिया में कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स हैं जहां पर हमें इंक्लूसिव ग्रोथ देखने को मिल रही है। ऑन द अदर हैंड जो सेकंड एस्पेक्ट होगा, उसके अंदर आप बताओगे कि नहीं, कुछ पर्टिकुलर सेक्टर ऐसे भी हैं जहां पर हमें इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही। तो ये होगा आपका तीसरा पार्ट, ये होगा चौथा, और लास्ट में आप उसके कुछ मेजर्स को सजेस्ट करोगे। आओ देखते हैं कैसे वर्क करेंगे। देखो, सबसे पहले ना एक अच्छी सी डेफिनेशन, जैसे मैंने बताया ना इंट्रो के अंदर क्या अच्छी डेफिनेशन, तो अच्छी डेफिनेशन ना, जैसे ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ओईसीडी के द्वारा एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी गई है। अब वो डेफिनेशन क्या है, वो डेफिनेशन कहती है इंक्लूसिव ग्रोथ एक इस तरह की ग्रोथ होती है जहां पर क्या होता है, सभी के सभी सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन, चाहे अमीर हो गरीब हो, ठीक है ना, कोई वल्नरेबल सेक्शन हो, मेन हो वीमेन हो चिल्ड्रन हो, सबके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं, और उनसे जो भी बेनिफिट्स आते हैं, ठीक है ना, जो भी उससे प्रॉस्पेरिटी आती है, वो सभी के अंदर फेयरली डिस्ट्रीब्यूट होती है अक्रॉस द सोसाइटी।
हमारा प्रियम्बल बोलता है ना जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो हमारी अगर ग्रोथ उस तरह की हो जहां पर अगर किसी चीज का बेनिफिट हो वो सबके अंदर फेयरली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, दैट इज नोन एज व्हाट, इंक्लूसिव ग्रोथ। आप जानते हो हमारे यहाँ पे 5 ईयर प्लान हुआ करते थे, ठीक है ना। 2017 में आखिरी हमारा 5 ईयर प्लान खत्म हुआ, ठीक है, जब 2012 से 2017 के बीच में। तो जो 12th 5 ईयर प्लान था ना, उसका अगर आपने पढ़ा हो कि 12th 5 ईयर प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, वो था ग्रोथ। कौन सी ग्रोथ? फास्टर, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल। आई बात समझ में? तो इस तरह की इंट्रोडक्शन आप कर सकते हो। फिर हमने क्या डिस्कस करना है, क्या क्या सेलिएंट फीचर्स हैं इंक्लूसिव ग्रोथ के अंदर, और इसके अंदर ये सारे एस्पेक्ट आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, लोगों को रोजगार मिला या नहीं मिला, गरीबी हटी या नहीं हटी, इसेंशियल सर्विसेज, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, स्किल्स हो गया, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो गया, सैनिटेशन हो गया, ये सारी चीजें लोगों को मिली या नहीं मिली, इन्वायरमेंट को कंजर्व किया या नहीं किया, ठीक है ना। फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ, बेसिकली जीडीपी ग्रोथ रेट आपकी ठीक ठाक है या नहीं है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो गया, और गुड गवर्नेंस। इस तरह के एस्पेक्ट आ जाते हैं हमारे, ये डिफरेंट सेलिएंट फीचर्स हो जाते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ के अंदर, ठीक है। आप चाहो तो ना तो इस तरह का कुछ छोटा सा आप फ्लो चार्ट वगैरह भी बना सकते हो अपने एग्जाम के अंदर, क्योंकि इस तरह के कई बार ना देखो, कई बार ना एग्जाम अगर आपने मेंस का दिया हो पहले, तो आप एक चीज रियलाइज होगी कि मेंस के एग्जाम के अंदर ना आपके पास टाइम की कमी होती है, एज वेल एज थोड़ी स्पेस की कमी होती है। तो आपको उस कम टाइम को, कम स्पेस को अच्छे से यूटिलाइज करना पड़ेगा। उसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है, इस तरह के फ्लो चार्ट को अपने आंसर में इनकलकेट करना, ठीक है। तो इस तरह से आप डायरेक्टली बता दोगे तो काफी हद तक ना आपने जो सेलिएंट फीचर्स हैं इंक्लूसिव ग्रोथ के, वो जल्दी जल्दी कवर कर दिए। अब अगर हमने ये भी कर लिया, फिर हमारा अगला एस्पेक्ट क्या था कि क्या इंडिया में ये पर्टिकुलर ग्रोथ प्रोसेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, यही पूछ रहे हैं ना। तो हमें दोनों साइड के डायमेंशन हमें यहाँ पे लिखने की कुछ कुछ कोशिश करनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप सिंपली इस डायग्राम पे आ जाओ, आपको ना यहीं से सारी चीजें पता लग जाएंगी कि क्या इंडिया में, बताओ मुझे, इंक्लूसिव ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंप्लॉयमेंट जनरेशन की अगर मैं बात करूं, तो क्या आपको लगता है इंडिया में इंप्लॉयमेंट अच्छी खासी है? नहीं। आप जानते हो, देखो अक्सर मुद्दा उठता रहता है कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट आज के टाइम पे पीक पर है, ठीक है ना। 45 ईयर्स का अगर आप डेटा देखें तो वन ऑफ द हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट आज के टाइम पे अपन देखने को मिल जाता है, ठीक है। एक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी है, उसका अगर हम डेटा देखें तो 6 से 7% के बीच में कहीं ना कहीं इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। हमारा जो यूथ है वो काफी अनएम्प्लॉयड है। तो ये बता सकते हो कि नहीं, इंडिया में इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हो रही, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट हम जनरेट नहीं कर पा रहे, ठीक है। अभी मैं सिर्फ ना, अभी मैं नेगेटिव साइड वाले पॉइंट बता रहा हूँ, जहां मैं शो कर रहा हूँ आपको क्या, कि इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हो रही। फिर दूसरी बार मैं जब आऊंगा ना, तब पॉजिटिव वाले बताऊंगा कि हाँ कुछ एस्पेक्ट में हो भी रही है। अभी फोकस हमारा इसके ऊपर है, ठीक है। तो ध्यान में देना, अभी सिर्फ नेगेटिव डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा मत सोचना कि सर बहुत ही नेगेटिव हो रहे हैं, नहीं, वो डायमेंशन ही ऐसी है, ठीक है। उसी तरह से गरीबी, पॉवर्टी एलिवेशन के अंदर देखो, आप सभी जानते हो कि अगर आप तेंदुलकर कमेटी की बात करो, तो तेंदुलकर कमेटी क्या कहती है, इंडिया में 21% लोग क्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो पॉवर्टी भी इंडिया में काफी अच्छी खासी है, राइट। उसी तरह से इसेंशियल सर्विसेज आप देख लो, एजुकेशन देख लो, हेल्थ देख लो, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर देख लो, सैनिटेशन देख लो, क्या इंडिया इसमें अच्छा कर रहा है? नहीं। एजुकेशन के अंदर आप देख लो, वुमेन के कॉरस्पॉन्डिंग इश्यूज है, ठीक है, वुमेन की लिटरेसी रेट आज भी कम है। हेल्थ के रिगार्डिंग देख लो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इनके नंबर्स जो हम एसडीजी गोल्स तक अचीव करना चाहते हैं, क्या हम अचीव कर पाए हैं? नहीं कर पाए, ठीक है। उसी तरह से ड्रिंकिंग वाटर हो गया, सैनिटेशन हो गया, यहां पर भी नीति आयोग की कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स है, ठीक है। इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग देख लीजिए, कि जैसे आप दिल्ली का एग्जांपल ले लो, एयर पोल्यूशन देख लो कितना ज्यादा हाई है, एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना खराब है दिल्ली का या बाकी और सिटीज का, राइट। उसी तरह से फाइनेंशियल इंक्लूजन, यहां पर भी कंसर्न है। आज भी आप देखो, डिस्पाइट हमारे इतने सारे इनिशिएटिव्स के बाद भी आज भी हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रॉपर नहीं हो पाई। इकोनॉमिक ग्रोथ, ये थोड़ा ठीक ठाक है, हमारा जीडीपी ग्रोथ हमारी ठीक ठाक है, बट थोड़े फ्लक्चुएशन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। उसी तरह से एग्री और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, अब एग्रीकल्चर का तो आप जानते ही हो, 45% से भी ज्यादा लोग हमारे एग्रीकल्चर के अंदर इन्वॉल्व हैं, पर जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? सिर्फ और सिर्फ 18%। तो क्लियरली क्या दिखा रहा है, एग्रीकल्चर में तो भैया इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं है। उसी तरह से गुड गवर्नेंस, कि यहाँ पर भी अच्छा काम किया है? नहीं भैया, इतने सारे करप्शन के केसेस, इतने सारे स्कैम्स, ठीक है, ये क्या दिखा रहे हैं कि गवर्नेंस के अंदर भी उतना अच्छा काम नहीं हुआ है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स थे किस चीज के, मैंने ये प्रूव करने की कोशिश करी है कि इंडिया में इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हो रहा। अब ध्यान में देने वाली बात एक बात रियलाइज करो, मैंने कोई भी बात ना हवा में नहीं करी आपके साथ। अगर मैंने आपको बोला कि हाँ इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रहा, मैंने डेटा दिया आपके साथ। अगर पॉवर्टी एलिवेशन नहीं हो रहा, तो डेटा दिया साथ में साथ। अगर इनके कॉरस्पॉन्डिंग ना कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ का भी एग्जाम्पल दिया, एग्रीकल्चर कॉरस्पॉन्डिंग डेटा दिया। ये सारे डेटा ना हम न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं, अभी रेमिटेंसेस वाला जैसे डेटा पढ़ा ना, इस तरह से न्यूज़पेपर में कुछ ना कुछ डेटा आता रहता है। तो कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि डेटा को यूज कैसे करना है।
अरे भैया इन्हीं के अंदर इस तरह से यूज करना है। डायरेक्टली आपको कोई आके नहीं बोलेगा कि हाँ ऐसा डेटा बता दो, पर आपको अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए, अपने पॉइंट को सब्सटेंशिएट करने के लिए ये सारे डेटा देने पड़ेंगे, ठीक है ना। डोंट वरी, मैंने ये सारा डेटा ना यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप यहाँ से पढ़ भी सकते हो, राइट। तो ये सारे हैं कि इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हो रही। तो ये वाला था नेगेटिव वाला एस्पेक्ट। पर इसी के अंदर ही ना, यही पेज के अंदर ही आप इन्हीं के अंदर कुछ पॉजिटिव्स भी देख सकते हो। पॉजिटिव सर किस सेंस में, कि इंडिया में इंक्लूसिव ग्रोथ हो रही है। अब सर वो कैसे हो रही है, देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। इंडिया ने देखो इतनी सारी स्कीम चल रही हैं। मनरेगा तो सुना ही है। मनरेगा क्यों किया है, इसीलिए तो किया है कि रोजगार मिले लोगों को, लोगों की जो गरीबी है उसको हम कहीं ना कहीं दूर कर पाए। हमारे जो अलग अलग एसेंशियल सर्विसेज हैं, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, सैनिटेशन हो गया, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, हमारी गवर्नमेंट ने कितनी सारी स्कीम्स यहाँ पे निकाल रखी हैं, ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो गया, या फिर और भी आप बता सकते हो। हेल्थ के अंदर जो हमारा आयुष्मान भारत है, ठीक है, सैनिटेशन हो गया, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, इनके कॉरस्पॉन्डिंग स्वच्छ भारत अभियान हो गया। ये क्या कर रहे हैं, ये इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ हमारे एफर्ट्स ही तो हैं। ऊपर से अगर आप पॉवर्टी एलिवेशन का देखना चाहो ना, तो जो एक मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, उसके हिसाब से इंडिया ने 27 करोड़ लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला है बिटवीन द टाइम पीरियड 2006 से लेकर 2016 के बीच में। तो इंडिया ने डेफिनेटली बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। बाकी इकोनॉमिक ग्रोथ में भी आप देख सकते हो, हमारी जीडीपी काफी कंसिस्टेंटली 7-8% से ग्रो करी है। ऑन एन एवरेज की बात कर रहा हूँ, थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, बट एवरेज के टाइम्स में इस तरह से है। ऊपर से हमारा जो नीति आयोग है, उसने कितनी सारी रिकमेंडेशन दी हैं, उनको हम फॉलो भी कर रहे हैं। कैसे टेक्नोलॉजी का यूज करना है गुड गवर्नेंस के लिए, एग्रीकल्चर के अंदर हम कैसे चीजों को लेकर आ सकते हैं। नीति आयोग की अलग से रिपोर्ट भी आती है इंक्लूसिव ग्रोथ के कॉरस्पॉन्डिंग। तो ये सारी चीजें हम जो क्या कर रहे हैं वो इसलिए तो कर रहे हैं ताकि इंडिया में इंक्लूसिव ग्रोथ हो, और इसके लिए हमने काफी सारे स्टेप्स भी लिए हैं। ध्यान में देने वाली बात क्या है, मैंने आपको दोनों साइड दिखाई है कि कुछ एस्पेक्ट ऐसे भी हैं जहां पर इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हो रही, ऑन द अदर हैंड कुछ एस्पेक्ट ऐसे भी हैं जहां पर इंक्लूसिव ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। आपको भी क्या करना है, जब अपने पॉइंट को लिखना है ना, आपको दोनों डायमेंशन एक तो लिखनी है, प्लस साथ ही साथ आपको अपने जो पॉइंट्स हैं वो डेटा के साथ सब्सटेंशिएट करने हैं। ऐसे सिंपली हवा में लिखोगे ये नहीं मिला वो नहीं मिला तो नहीं पॉइंट्स मिलेंगे। यू नीड टू गिव प्रॉपर रीजनिंग बिहाइंड दैट, और मैंने आपको सारा का सारा डेटा यहाँ पर प्रोवाइड भी किया है। जैसे ये सारे डायमेंशन देखे ना, इनइक्वालिटी कॉरस्पॉन्डिंग आप ऑक्सफैम का डेटा दे सकते हो, ठीक है ना। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का नंबर देखो, ठीक है, इंडिया का 131 या 132 इस तरह से रैंक है, काफी पीछे है हमारा। कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स देख लो नीति आयोग का, तो एनवायरमेंट कंजर्वेशन हमारी अच्छी नहीं हो रही, हमारा ग्राउंड वाटर लेवल काफी नीचे जाता जा रहा है, राइट। उसी तरह से ग्लोबल हंगर इंडेक्स में देख सकते हो रैंकिंग काफी पीछे है। आई थिंक अब इसको ना अपडेट कर लेना, आई थिंक इसके बाद भी एक डेटा आया है, राइट। तो इस तरह के आप सारे कंसर्न्स देख सकते हो कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ इश्यूज हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं इंडिया के अंदर विद रिगार्ड्स टू इंक्लूसिव ग्रोथ। पर इंडिया ने कुछ अच्छा काम भी किया है, वो भी हमने समझा दिया। तो सर ये वाले तो एस्पेक्ट हमें समझ आ गए। कौन से एस्पेक्ट, ये पहला एस्पेक्ट भी हम समझ गए कि सेलिएंट फीचर्स क्या है, इंट्रोडक्शन क्या लिखनी है, इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होती है वो भी समझ गए। उसी तरह से इंडिया में क्या इंक्लूसिव ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही वो भी समझ गए। अब बस आखिरी स्टेप बचा है कि इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए क्या स्टेप्स हैं। अरे यार ये तो आप खुद ही लिख सकते हो ना, आप सभी जानते हो अलग अलग जो भी हमारे गवर्नमेंट कोई भी स्टेप ले रही है या जो भी चैलेंजेस थे वो कैसे टैकल किया जा सकता है। क्या पॉवर्टी के लिए स्टेप्स नहीं बता सकते हमारी गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं, बिल्कुल लिख सकते हो। हमारे फ्यूचर में कैसे कम कर सकते हैं, हेल्थ को कैसे इंपैक्ट कर सकते हैं, वो सारी चीजें आपको डेफिनेटली जानते हो। कुछ इनोवेटिव चीजें होंगी तो डेफिनेटली आप उनको भी इंक्लूड कर सकते हो। तो लास्ट वाला पार्ट तो बहुत ईजी है, आई एम वेरी श्योर आप उसके रिगार्डिंग काम कर लोगे, ठीक है ना। तो आई होप आपको थोड़ा एक आइडिया लगा होगा किस तरह से मेंस के आंसर लिखने हैं, कितनी अलग अलग डायमेंशन को कवर करना है, किस तरह से एग्जाम में आंसर का स्ट्रक्चर आना चाहिए, किस तरह से फ्लो चार्ट को बनाया जाता है। कोशिश मेरी ये थी कि आपको चलो मैं एक टॉपिक तो कवर करवाऊं ही इंक्लूसिव ग्रोथ, पर साथ ही साथ थोड़ा मेंस की अंडरस्टैंडिंग भी दूं कि कैसे आंसर लिखने चाहिए, तब जाके अच्छे मार्क्स आप ले सकते हो। आई बात समझ में, ठीक है। अब अगले हफ्ते के लिए मैं 3 क्वेश्चन और दे रहा हूं एमसीक्यू, ठीक है। ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के ऊपर था, आज भी हमने डिस्कस किया, अगर सुना हुआ है तो पक्का कर लोगे। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है ये 2012 वाला, इसको भी ट्राई करना, ठीक है। मनी सप्लाई इंक्रीज से क्या मेजर हो सकते हैं, ठीक है। और ये है तीसरा क्वेश्चन 2019 वाला, मनी मल्टीप्लायर, सेम क्वेश्चन 2021 में भी रिपीट हुआ था, तो इसको भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। इसके साथ ही मेंस का क्वेश्चन जो हम आज को आपको लिखना है नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर, वो ये है कि नीति आयोग के प्रिंसिपल्स और अर्स्टवाइल जो था प्लानिंग कमीशन उसके प्रिंसिपल कैसे फर्क आते हैं। इसके रिगार्डिंग मैं चाहता हूं आप पूरा डिटेल आंसर मुझे बताइए, फिर हम अगले हफ्ते चेक करेंगे। पिछले हफ्ते आपने जो आंसर लिखे थे ना, मैं क्विकली उनको चेक कर देता हूं। जैसे देखो कीर्ति शर्मा जी ने जो आंसर लिखा है, ठीक है ना, इन्होंने देखो देखो आपका आंसर ठीक है, सबका साथ सबका विकास की बात करी है या फिर ये सारी चीजें, पर बेटर होगा जैसे मैंने आपको ओईसीडी की डेफिनेशन बताई, थोड़े उस तरह की चीजें लिखो। और यहाँ पर ना आई होप शायद ना आपने कवर नहीं किया अभी तक सेलिएंट फीचर, पर अदरवाइज जो मैंने आपको फीचर्स बताए ना आप उनको लिखने की कोशिश करो, वहां पर दिखा रहा है वो इंक्लूसिव ग्रोथ किस तरह से हो रही है, ठीक है। थोड़ा जनरल आंसर आपका जा रहा है।
बाकी ठीक है ना, आपके कुछ कुछ पॉइंट्स ठीक हैं, बट अदरवाइज अगर आपको फीचर्स का आइडिया होगा ना, तो फीचर्स के बेसिस के ऊपर आप आसानी से लिख पाओगे। ठीक है, सेम चीज मैं यहाँ पे सुमेश जी को भी बताना चाहूंगा कि अगर आपको, आई होप इन्होंने ना जैसे कुछ एस्पेक्ट है, ये देखो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो गया, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, पॉवर्टी रिडक्शन, ये बिल्कुल इन्होंने सही पॉइंट्स लिखे हुए हैं। और इन्होंने थोड़ा अपना ना फ्यूचरिस्टिक सोल्यूशन भी ठीक बताया कि सर्विस सेक्टर में हो गया, तो ये डेफिनेटली इस तरह के पॉइंट्स आप लिख सकते हो। बट अदरवाइज आपने कुछ डायमेंशन छोड़ी हैं इनका कि क्या इंडिया में हो रहा है या नहीं हो रहा, वो आपने एस्पेक्ट नहीं डिस्कस किया। विद डेटा डिस्कस करोगे तब जाके आपको पॉइंट ज्यादा मिल पाएंगे। ठीक है, ये राजकुमार जी का था आंसर था। ठीक है, इन्होंने भी काफी एक अच्छा ही आंसर लिखा है। ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, बट थोड़ा सा जिस डायरेक्शन में मैंने आपको फोकस किया है, थोड़ा सा उनको दे सकते हो। जैसे इन्होंने देखो एग्जाम्पल बताया, मैंने आपको साथ डिस्कस भी किया था, फाइनेंशियल इंक्लूजन भी एक एस्पेक्ट है किसका, इसका इंक्लूसिव ग्रोथ का। तो जनधन योजना का इन्होंने बात करी हुई है, किस तरह से हमने मोबाइल हो गया, बैंकिंग हो गया, उनके रिगार्डिंग अलग अलग फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी करी गई है, क्रेडिट इंक्लूजन हो गया। तो डेफिनेटली काफी सारे इन्होंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, बस थोड़ा सा अपने पॉइंट्स को सब्सटेंशिएट कर दीजिए तो आपका आंसर और भी बेहतर बन जाएगा। ठीक है, उसी तरह से इन्होंने भी, ठीक है, आप देख सकते हो नव लर्निंग का भी, ठीक है, मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स इन्होंने भी वही कवर किए हैं, सीरियन फीचर्स, तो डेफिनेटली। और इन्होंने कुछ कुछ डेटा भी दिया हुआ है विच सीम्स गुड। ठीक है, बस आपको वही सेम चीजें लिखनी है कि कैसे इंक्लूसिव ग्रोथ इंडिया में हो रही है, एक पहला एस्पेक्ट उसको दर्शाते हुए, और दूसरा साथ ही साथ किस तरह से नहीं हो रही उसके रिगार्डिंग भी। ठीक है, ये प्रफुल्ल जी ने भी काफी इन्होंने डिटेल में आंसर दिखा था। ठीक है, इन्होंने बात करी है कि किस तरह से हम जो 100th ईयर, जब हमारा इंडिपेंडेंस का 100th ईयर हो जाएगा, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बात करी है कि हम तब तक क्या बनना चाहते हैं, डेवलप्ड इकोनॉमी। तो बिल्कुल उसको आप डेफिनेटली लिख सकते हो। ठीक है ना, तेंदुलकर कमेटी का जो मैं आपको डेटा बता रहा था, 21% पॉवर्टी है, नियरली 21 पॉइंट समथिंग। तो वो सारी चीजें, गुड गवर्नेंस की उन्होंने बात करी है, जेंडर न्यूट्रलिटी की बात करी है, तो डेफिनेटली इनका काफी अच्छा आंसर है, मान सकते हैं। और देखो फ्यूचरिस्टिक सोल्यूशन ना थोड़ी इस तरह से, जैसे इन्होंने बात करी है, फॉर एग्जांपल वन नेशन वन राशन कार्ड की बात करी हुई है, डिजी लॉकर की बात करी हुई है, नीति आयोग कैसे और चीजों के साथ वर्क कर सकता है, इनोवेशन के थ्रू हम कैसे ये सारे जो चैलेंजेस हैं इनको टैकल कर सकते हैं। तो डेफिनेटली जो आखिरी पार्ट मैंने बताया ना कि सजेस्ट मेजर्स, तो इस तरह के मेजर्स आप भी, अब जो लोग ने नहीं लिखा, कुछ ऐसे मेजर आप अपने आंसर के अंदर लिख रहे हो। ठीक है ना, तो बाकी स्टूडेंट्स का भी देखो काफी सिमिलर सा ही था। आई होप आपको ना थोड़ा आइडिया लग जाता है, जैसे इन्होंने भी काफी सारी स्कीम्स लिखी हैं जो हेल्प कर रही हैं, डेफिनेटली 2047 तक की इन्होंने भी बात करी हुई है। सेम चीज हमें यहाँ पर भी देखने को मिल जाती है। बट ना कुछ लोगों ने, मैंने देखा कि किसी ने एक डायमेंशन लिखी, किसी ने दो लिखी है, किसी ने तीन लिखी है, किसी ने पूरा का पूरा आंसर लिखा है। बट हार्डली आप लोगों ने ना कोई एक पूरा स्ट्रक्चर का कुछ छोटा छोटा पार्ट आपने मिस किया है, काफी सारे स्टूडेंट्स ने। तो आपको इंश्योर क्या करना है कि वो वाले पार्ट आप थोड़ा मिस ना करो। ठीक है, इन्होंने एसडीजी गोल की, जैसे अमन जी ने बात करी हुई है एसडीजी गोल की। ठीक है, तो देखो जनरली ना, देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट अमन, ऐसे ना हमें कोट्स वगैरह ना जीएस के अंदर लिखने का उतना टाइम नहीं मिलता। तो फोकस आप करो कि डायरेक्टली आप कोई डेफिनेशन लिखो, जैसे मैंने आपको दो डेफिनेशन बताई थी, उनमें से कोई भी एक याद करके प्रॉपर्ली डायरेक्टली मुद्दे पे आ जाओ। ठीक है, और जो थोड़ी और मैंने फीचर्स बताई ना, उनको ज्यादा इंक्लूड करने की कोशिश करो, थोड़ा बेटर आंसर आप लिख पाओगे। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर देखो इन्होंने भी इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स बन जाता है। तो आप इसको भी डेफिनेटली कोड कर सकते हो कि इंडिया को इस यहाँ पर रैंक अपनी इंप्रूव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, सभी सेक्शंस को, ठीक है, डेफिनेटली जो भी प्रॉस्पेरिटी हो रही है उसका बेनिफिट सारे के सारे सेक्शंस को मिले, उसी को हम क्या बोल देते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ। डिजिटल लिटरेसी की बात इन्होंने करी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करी है, किस तरह से लोगों को रोजगार मिले, यहाँ पर डेफिनेटली ये सारी बातें करी गई हैं। ठीक है ना, इन्होंने भी कुछ कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, बट थोड़ा और इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने बीपीएल की बात करी है, पॉवर्टी की बात कर ली, इनफॉर्मल सेक्टर की बात कर ली, एग्रीकल्चर में क्या कंसर्न है, लैंड का जो मतलब ना लैंड साइज काफी छोटा है, वो सारी बातें यहाँ पर इन्होंने करी हैं। सिमिलरली मैं बात करूँ निशा प्रवीण जी की, तो इनका भी आंसर काफी अच्छा था, बट बाकी जो चीजें बची हैं उनको आप वर्क कर सकते हो, सेम आप यहाँ पर भी देख सकते हो। तो काफी सारे लोगों ने काफी अच्छे अच्छे आंसर लिखे हैं। ठीक है, तो थोड़े मैंने रिव्यू कर दिए, बाकी अदरवाइज जो बाकी ने आंसर लिखे हैं, जस्ट गो थ्रू जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ताकि एक बार क्विकली आप उनको गो थ्रू कर पाओ। कुछ स्टूडेंट्स ने नीचे डाउट्स लिखे थे, ठीक है, मैंने एक बार क्विकली उनको भी एड्रेस कर देता हूँ। देखो पहले तो कीर्ति शर्मा जी का था ये एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। देखो वैसे तो ये इन्वायरमेंट का डाउट है, तो आपको इन्वायरमेंट वाले फैकल्टी से पूछना चाहिए था, बट ठीक है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो एक होती है कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, यूएन जो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी है, उसके अंदर किस तरह से जो अलग अलग हमारे जेनेटिक रिसोर्सेज होते हैं उनका कैसे एक्सेस करना है, उनका कैसे इक्विटेबल शेयरिंग करनी है, सबके जो इसके जो बेनिफिट्स आएंगे ना, जो हमारी जेनेटिक रिसोर्सेज है उनको कैसे यूटिलाइज करना है, इसके रिगार्डिंग कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, जिसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, नगोया प्रोटोकॉल। ठीक है, आप एनवायरमेंट के अंदर ये सारी चीजें पढ़ोगे तो मेक श्योर आप इनको गो थ्रू करो, वहां पर ये चीजें डिस्कस हो रही है कि कैसे जो जेनेटिक रिसोर्सेज है उनके जो बेनिफिट्स आ रहे हैं उनको कैसे शेयर करना है, इसी का लिंकेज है एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग के अंदर।
साक्षी त्रिपाठी जी का देखो क्वेश्चन था कि डीफ्लेशन से रिसेशन कैसे आता है और रीफ्लेशन कैसे होती है। देखो डीफ्लेशन का मीनिंग क्या है, डीफ्लेशन का मतलब है कि मान लो चीजों के दाम कम हो रहे हैं, आज किसी चीज का 100 रुपया दाम है, कल को इसका दाम 90 हो जाएगा, परसों इसका दाम मान लो 80 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, चीजें सस्ती हो रही हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोलूं कि अच्छा फ्यूचर में ना कोई चीज सस्ती हो रही है, तो क्या आप उसको आज खरीदना पसंद करोगे या फ्यूचर के अंदर? आप बोलोगे कि अच्छा सर मुझे गाड़ी खरीदनी थी, आज गाड़ी महंगी है, अगले हफ्ते गाड़ी सस्ती हो जाएगी, फिर अगले हफ्ते आपको क्या लगेगा कि अगले हफ्ते और सस्ती हो जाएगी। तो आपको जो चीजें आज खरीदनी थी ना, वो आप डिले करते जाओगे, वो सोचोगे कि नहीं अगले हफ्ते खरीद लूंगा, फिर अगले हफ्ते सोचोगे नहीं मैं अगले महीने खरीद लूंगा, क्योंकि आपको पता है क्या, फ्यूचर में दाम कम होने वाले हैं। अब अगर सोचो आप अपनी कंजम्पशन डिले करते जा रहे हो, चीजें कंज्यूम नहीं कर रहे हो, आप चीजों की बाइंग नहीं कर रहे हो, तो फ्यूचर में मतलब हो क्या रहा है, टेक्निकली जो गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन होता है, क्या आप कंज्यूम कर रहे हो? नहीं कर रहे। गुड्स एंड सर्विसेज आपने डिले कर दी, बाद में करोगे कभी उनको। तो गुड्स एंड सर्विसेज का अगर कंजम्पशन नहीं हो रहा, तो क्या होगा, ऑब्वियसली जीडीपी नीचे आएगी या नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज यूज नहीं हो रही। तो इस वजह से हो सकता है वहां पे रिसेशन आ सकता है। आई बात समझ में? और जो आप पूछ रहे हो कि भैया रीफ्लेशन क्या होता है, देखो रीफ्लेशन का मीनिंग सिंपल सा है। अगर मान लो पहले जो हमारी रेट चल रही थी, किस तरह से इकोनॉमी ग्रो हो रही थी, तो वहां से अगर मान लो उसमें कुछ कमी आ जाती है, अगर हमारी इकोनॉमी तेजी से नहीं ग्रो कर रही, तो हमारी गवर्नमेंट क्या एक तरह का फिस्कल स्टिमुलस लेकर आ सकती है, ठीक है? या फिर मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू हम कुछ चीजें कर सकते हैं ताकि लोगों के हाथ में पैसा वापस से आए, उससे क्या हो, लेवल ऑफ आउटपुट बढ़े, ठीक है ना? तो वापस से जो इन्फ्लेशन की जो रफ्तार थी वहां पे आ पाए, उस डायरेक्शन में जाने के लिए बोल रहे हैं रीफ्लेशन, ठीक है ना? तो रीफ्लेशन मतलब वापस उसी रेट पे रिटर्न करना जहां पर पहले इन्फ्लेशन चल रही थी, उसी को बोलते हैं क्या, रीफ्लेशन। और यहाँ पर चंदन पॉल जी का एक डाउट है कि डिसइन्फ्लेशन में 100 से 125 कैसे हो गया? देखो चंदन जी आप कंफ्यूज हो रहे हो बिटवीन डिसइन्फ्लेशन और डीफ्लेशन। समझ रहे? डिसइन्फ्लेशन में क्या होता है, प्राइसेस बढ़ते हैं पर उनके जो बढ़ने की रफ्तार है उसमें कमी आती है। ऑन द अदर हैंड जब मैं बात करता हूँ डीफ्लेशन की, तो डीफ्लेशन में प्राइस कम होते हैं, डिसइन्फ्लेशन में प्राइस नहीं कम होते, डिसइन्फ्लेशन में प्राइस बढ़ रहे हैं पर उनके बढ़ने की रफ्तार कम हो रही है। ध्यान देना, ठीक है? पिछले वाले लेक्चर में ना मैंने काफी डिटेल में बताया था, प्लीज उस लेक्चर को एक बार दोबारा से गो थ्रू कर लो, डीफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन के बीच में फर्क जानने के लिए, ठीक है? वहां पे बहुत एग्जांपल देके मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश करी थी, ठीक है? तो ये थे आज के पर्टिकुलर चीजें। आई होप अगले लेक्चर के अंदर भी आप इसी तरह के मेंस के आंसर लिखोगे और जो 3 एमसीक्यू मैंने आपको दिए हैं उनको भी आप डिस्कस करने की कोशिश करोगे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर। आई बात समझ में? तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।